हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। हमने ये डिस्कस किया था पहले ही कि भाई जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं उनको सॉल्व करने के टोटल दो मेथड्स हैं। मोटे मोटे तौर पर देखें तो कौन कौन से? ग्राफिकल मेथड है और एल्जेब्रिकल मेथड है। एल्जेब्रिकल मेथड में भी तीन मेथड्स हैं। कौन कौन से? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने अब तक 3.2 एक्सरसाइज तक ग्राफिकल मेथड कंप्लीट कर लिया था, 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट कर लिया था, 3.4 में हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट किया है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब नेक्स्ट मेथड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो लास्ट मेथड है उसके बाद में कोई मेथड नहीं बचा, ये हमारा फाइनल आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग 3.5 एक्सरसाइज के लिए सीख रहे हैं और इसको कैसे किया जाता है, मतलब इस मेथड में कैसे हम x और y की वैल्यूज निकालते हैं, कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं, वो हम एक दो एग्जांपल से पहले सीखते हैं। उसके बाद बुक के जो एग्जांपल्स हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल से एग्जांपल्स हैं, ईजी है, मतलब पैटर्न ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है ना। तो स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है क्वेश्चन में बोल दे कि भाई इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, उसको एलिमिनेशन से करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो क्वेश्चन कोई, तब तो हमें उस मेथड से करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि किससे करना है, अगर कुछ मेंशन नहीं है किससे करना है, तो फिर आपकी चॉइस है, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो या एलिमिनेशन से कर लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, वो आपकी चॉइस है। हम लोग इसको प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत लंबा निकल जाता है। ये तीनों कंपैरेटिवली छोटे रहते हैं, तो इन तीनों में से किसी एक को चूज कर लेते हैं अगर कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इस मेथड का यूज लेना है। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग एक एग्जांपल से सीख लेते हैं। ये हमारा एक एग्जांपल है, x - 3y = 2 एंड 2x + 5y = 15। ये एग्जांपल सेम अपन ने लिया था एलिमिनेशन मेथड में भी। तो एग्जांपल्स किसी भी मेथड से करो, आप तीनों मेथड्स का यूज लेकर के करोगे, इवन ग्राफिकल को भी इंक्लूड कर लो, चारों मेथड्स का यूज लेकर के करोगे तो रिजल्ट सेम आने वाला है, x और y की वैल्यू सेम आने वाली है। किसी सिचुएशन में कोई पैटर्न से इजी पड़ता है, किसी सिचुएशन में कोई मेथड इजी पड़ता है, तो हम सिचुएशन बाय सिचुएशन यूज ले लेते हैं उनको। तो फिलहाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में शुरू कर रहा हूं। जैसे यहां पर हमारे पास में दो इक्वेशंस हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि आपका फॉर्मेट में होना चाहिए क्वेश्चन। फॉर्मेट मतलब जो हमारा फॉर्मेट क्या है ना, ax + by + c = 0, मतलब इक्वल में 0 होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, तब जाकर के आप मेथड अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो इक्वल में 0 होना चाहिए। इक्वल में 0 नहीं है तो आप इसको इस तरफ ले आओ, इसको भी आप इस तरफ ले आओ और इक्वल में 0 बना लो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ आएगा x - 3y - 2 इक्वल में 0 और यहाँ आ जाएगा 2x + 5y - 15 = 0। ये इधर आ गया तो -15 हो गया। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हमने फॉर्मेट में लिख लिया सबसे पहले। तो अब इसके आगे का काम, आगे कुछ अलग है ये फॉर्मेट बाकी सबसे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ कौन सा वेरिएबल है? x है, तो x डिवाइडेड बाई समथिंग। ठीक है, इधर क्या है? y है, y डिवाइडेड बाई समथिंग, और इधर कांस्टेंट टर्म है, मतलब x और y वेरिएबल वाला टर्म है ही नहीं, तो आप यहाँ पर 1/समथिंग लिख लो, है ना। वो समथिंग क्या आएगा, मतलब डिवाइड में क्या आएगा, वो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट ऐसे करना है। और बीच वाला जो भी है y या जो भी कुछ आए उसको माइनस लगा के लिखो यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल ट्रिक है, ये सिंपल मेथड है। क्या करना है इसमें कि x अपॉन -y अपॉन और 1 आपको लिखना है यहाँ पर। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में x के डिवाइड में क्या आएगा, y के डिवाइड में क्या आएगा और 1 के डिवाइड में क्या आएगा, इसका एक फिक्स फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये है कि x के डिवाइड में लेना है तो x को छुपा दो। अब y के और इनके कोफिशिएंट्स देखो, इसके पास -3 है, इसके पास -15 है। ठीक है, तो -3 मतलब यूं होता है, ये यूं मल्टीप्लाई कर लोगे एक बार तो आप, -3 × -15, यहां लिख रहा हूं मैं, -3 × -15। ठीक है, और फिर बीच में माइनस का साइन लगाया जाता है, बीच में माइनस का साइन लगाया जाता है, और उसके बाद में यू क्रॉस 5 × -2 या -2 × 5, जो भी आप बोलना चाहो, -2 × 5 या 5 × -2 आप यहां पर लिखोगे, 5 × -2 आप यहां पर लिखोगे। ठीक है, क्या किया वापस से सुन लो। हमने एक तो इसको क्रॉस किया, -3 × -15, बीच में माइनस का साइन, 5 × -2, ये हो गया।
ऐसे सेम अगर मैं इस y की बात करूं, माइनस वाई अपॉन लेना चाहूं, इसके डिवाइड में लेना चाहूं तो कैसे लोगे? 1 इंटू माइनस 15, 1 मतलब y को भूल जाओ, उस केस में y के नीचे लेना है तो y को भूल जाओ, x के नीचे लेना है तो x को भूल जाओ, और अगर इस कांस्टेंट के नीचे लेना है तो उसको भूल जाओ, और जो कोफिशिएंट्स हैं उनको क्रॉस करवा दो बस। तो यहां पर आप y को अगर भूलते हो तो 1 इंटू माइनस 15, 1 इंटू माइनस 15 और बीच में माइनस का साइन, 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2, ये हमारे पास y के डिवाइड में आ गया। और सेम ऐसे ही 1 के डिवाइड में। एक चीज ध्यान रखनी है कि बीच में माइनस तो हर किसी के आएगा ही, ये फॉर्मेट का माइनस है ना, ये इस फॉर्मेट का मेथड का माइनस है, वो तो आएगा ही। बाकी तो जो माइनस है वो कोफिशिएंट्स के हैं, वो उनके आ रहे हैं। ऐसे लास्ट अपन इसकी बात करें, अगर इसको अपन ने छुपा लिया है तो 1 इंटू 5 पहले यूं ही क्रॉस होगा, हमेशा फिक्स है ये, पहले हमेशा यूं ही क्रॉस करना है आपको। तो 1 इंटू 5 यहां पर आप लिखोगे 1 इंटू 5, और नेक्स्ट 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3, और बीच में फॉर्मेट जो हम सीख रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, उसका माइनस है ये। तो ये बीच में तो माइनस उसके हैं, और बाकी हमने कोफिशिएंट्स को क्रॉस किए हैं, पहले इन दोनों को, फिर माइनस इन दोनों को, इसको छुपाया, इन दोनों को, माइनस इन दोनों को, इसको छुपाया, इन दोनों को, फिर माइनस इन दोनों को, ये किया है अपन ने काम। ठीक है, अब इस इतना अगर आप कर लेते हो तो यहाँ जनरली मिस्टेक होती है प्लस माइनस की, सबसे बड़ी मिस्टेक प्लस माइनस की होती है। वो अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका आंसर आ ही जाएगा ऑलमोस्ट, ये मान के चलो, फिर आगे गलती होने के चांसेस कम है। मेन चांस है यही गलती होने के, और इसके जस्ट आगे वाली लाइन में जहाँ कैलकुलेट होता है थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 3 45, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2 10, माइनस वाई हो गया माइनस 15, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 1 अपॉन 5 इंटू 1 5, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 2 6 हो गया यहां पर। क्लियर है यहां तक? इसके आगे देखते हैं, देखो क्या आएगा। इसके आगे है x अपॉन 45 प्लस 10 55 हो गया, और इक्वल में माइनस वाई अपॉन माइनस 15 प्लस 4 माइनस 11 हो गया, और ऐसे ही 1 अपॉन 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। ठीक है यहां तक? इसके बाद में इतना सिंप्लीफाई होने के बाद में आपको क्या करना है, एक फाइनल काम और करना है। आपको फर्स्ट वाले को इसके साथ लेना है, मतलब तीनों इक्वल ही है, तो x अपॉन 55 को कांस्टेंट टर्म के साथ में लेना है, y वाले को भी कांस्टेंट के साथ में ले लेना है, और x और y निकाल लेना है। बहुत सिंपल सा काम बचा हुआ है, मैं कर देता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज लग रही है मुझे, यहाँ पर होगा नहीं इतनी देर में काम। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, अब आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, सो ये बन जाएगा अपने पास में x अपॉन 55 इज इक्वल टू, पहले ये इससे कनेक्ट, ये पहले इससे कनेक्ट होगा, उसके बाद ये इससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, करना लास्ट वाले से ही है। x अपॉन 55 इज इक्वल टू 1 अपॉन 11, और इधर आएगा माइनस वाई अपॉन माइनस 11 इज इक्वल टू 1 बाई 11, ये कैंसिल आउट हो गया, 11 से 11 गया तो y इज इक्वल टू 1 आ गया अपने पास में, y की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, एक तो ये वैल्यू मिली यहां पर, और x की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी 55, अगर इधर चला जाएगा तो 55 अपॉन में 11, ये अपने पास 5 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका, ये 1 और ये 5 के इक्वल। ठीक है, सो x की वैल्यू y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये वाली लाइन साफ सुथरी सिंपल में लिख पाते हो तो आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अपनी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। इसी को एक बार प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेते हैं। ये तो इतने साफ सुथरे आंसर आ गए, उसमें तो हो सकता है उटपटांग से भी आंसर आए, है ना। जैसे ये 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 और 3x माइनस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये तो फॉर्मेट में है, प्लस 10 एक तरफ ही ले रखा है, 0 है इक्वल में, इधर इक्वल में 0 नहीं है। इक्वल में 0 नहीं है तो इक्वल में 0 बनाओ, इसको इस तरफ लेकर के इक्वल में 0 बना लो। कैसे बनाओगे, यहां आप लिखोगे 5x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल में 0, और यहां पर बनेगा 3x माइनस 7y प्लस में 10 और इक्वल में 0, ये बन जाएगा। ठीक है यहां तक। अब यहां पर
आगे का प्रोसेस एकदम सेम है, अपने एक तरफ लिया, आप पहले लिखोगे x अपॉन समथिंग माइनस का y अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग, ठीक है, x अपॉन समथिंग माइनस y अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग। अब x के नीचे क्या आएगा, इसको हमने छुपा लिया, -4 इंटू 10, -4 इंटू 10 ये आ गया, -4 इंटू 10 माइनस, पहले यूं क्रॉस होगा, हमेशा फिक्स है, पहले यूं क्रॉस होगा, उसके बाद यूं क्रॉस होगा, पहले यूं चलना है, यूं फिर यूं, ठीक है। तो -4 इंटू 10 ये आ गया, बीच में फॉर्मेट जो भी है अपना उसका माइनस, और -7 इंटू -2, -7 इंटू -2, थोड़े से माइनस ज्यादा लिए हैं मैंने जान करके, इसमें -2 इंटू -7 कर लो या -7 इंटू -2, एक ही बात है वो तो, मिला जुला करके ये दोनों मल्टीप्लाई में, उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई में, और बीच में माइनस का साइन, ब्रैकेट लगा लगा के करो आराम से, माइनस का साइन है तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बीच में -y है, y को छुपा लिया हमने, 5 इंटू 10, 5 इंटू 10, फिर बीच में माइनस साइन अपने को लगाना ही है, वो तो फिक्स ही है। 3 इंटू -2, तो 3 इंटू -2 ये लगा दिया। ऐसे ही अगर 1 के नीचे देना है तो इधर छुपा लिया हमने, यूं क्रॉस, हमेशा पहले यूं क्रॉस होगा फिर यूं क्रॉस होगा, ये फिक्स है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यही तो है, सेम है ना। तो ये -7 इंटू 5, -7 इंटू 5, -7 इंटू 5, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू -4, 3 इंटू -4, तो 3 इंटू -4 ले लिया, ठीक है। ये अपन ने पहली लाइन तो सक्सेसफुली लिख ली है, अब इसके आगे की टेंशन नहीं है ज़्यादा, मेन ये लाइन लिखने में ही गलती होती है प्लस माइनस की, और थोड़ी बहुत गलती नेक्स्ट लाइन में होती है, वो अपन थोड़ा सा आराम से करेंगे, हो जाएगा। तो x अपॉन -4 इंटू 10, माइनस का 40 तो ये हो गया, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है, माइनस ही आएगा, है ना। 7 इंटू 2 14 ये आ गया। इसके बाद में इधर बात करें तो -y अपॉन 50 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस होकर के 3 इंटू 2 6 हो गया, और इक्वल में 1 अपॉन 7 इंटू 5 35, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12 ये हो गया। बेसिक कैलकुलेशन बची, अब तो एक लाइन और कैलकुलेट कर लो, उसके बाद तो सेपरेट करके x और y निकाल ही लेंगे अपन। सो x डिवाइडेड बाई ये हो गया -54, और -y डिवाइडेड बाई 50 प्लस 6 56, एंड 1 डिवाइडेड बाई इधर से अगर माइनस करते हैं तो 23 आई थिंक माइनस का आएगा, -23 आ जाएगा, -23 हो जाएगा। क्लियर है? बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इन दोनों को साथ में ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों को साथ में ले लिया जाएगा, काम खत्म उसके बाद में। तो पहले आप लोगे x अपॉन -54 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23, है ना, और दूसरा ये -y अपॉन 56 इज इक्वल टू 1 अपॉन -23, ठीक है। अब इसको उधर ले, पहले तो माइनस से माइनस काट लो, ये माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू आ गया, ये 54 इधर आ जाएगा, 54 डिवाइडेड बाई 23, इसका आगे और कुछ नहीं हो सकता, तो यही हमारा आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, है ना। सेम ऐसे यहाँ पर 56 उधर ले जाओ, माइनस से माइनस कट जाएगा, इधर भी ऊपर नीचे से फर्क नहीं पड़ता, माइनस आगे होता है बेसिकली, ऊपर से इधर नीचे वही काटोगे चलेगा। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं कि -y इज इक्वल टू, ये 56 उधर आ गया तो 56 अपॉन 23, और इस 23 का माइनस अगर बाहर आया तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होकर के अब आप लिख लो y इज इक्वल टू 56 अपॉन 23। इसको भी आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 23 तो प्राइम नंबर है, कटेगा ही नहीं किसी से, तो दोनों आंसर अपने सामने है, 54 अपॉन 23, 56 अपॉन 23, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। ये रैंडम क्वेश्चन इस तरह से बना सकते हो कुछ भी आप, और उसके आंसर निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना है, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक लाइन आपको बनानी सीखनी है बस, उसके बाद काम खत्म है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम लोग इससे रिलेटेड एग्जाम्पल, इस एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 14, वो एक बार देखते हैं, है ना, ध्यान से देखेंगे। इसने कहा कि फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर इफ वी बाय 2 tickets to मल्लेश्वरम and 3 tickets to यशवंतपुरम, the total cost is ₹46.
बट इफ वी बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतपुर द टोटल कॉस्ट इज ₹74। इतनी डिटेलिंग दे रखी है इसने, उस डिटेल को मैं यहां पर लिखूंगा और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। पहले इस डिटेल को लिखूंगा मैं, है ना। डिटेल क्या दे रखी है? डिटेल दे रखी है 2 टिकट्स मल्लेश्वरम, 2 टिकट्स मल्लेश्वरम के हैं। मल्लेश्वरम को मैं केवल एम लिख देता हूं, है ना, मल्लेश्वरम को एम लिख देता हूं, इतना लंबा कौन लिखेगा। और यशवंतपुर को वाई लिखूंगा मैं, तो प्लस 3 टिकट्स यशवंतपुरम के मिलकर के कितने पड़ रहे हैं? ₹46 रुपीज के पड़ रहे हैं अपने को। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। इफ यू बाय 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम, 3 टिकट्स टू मल्लेश्वरम और 5 टिकट्स लेते हैं यशवंतपुरम के, तो वो कितने रुपए के पड़ रहे हैं? वो ₹74 के पड़ रहे हैं अपने को। उधर है 2 टिकट्स एंड 3 टिकट्स, 2 and 3 46 रुपीज, 3 टिकट्स और 5 टिकट्स 3 and 5 मिलकर के 74 रुपीज के पड़ रहे हैं। इतना तो डिटेल दिया हुआ है केवल। अब क्वेश्चन मेन जो है वो नेक्स्ट लाइन में है, यहां से ये है क्वेश्चन एक्चुअल में। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड बस स्टैंड टू यशवंतपुर। ये अपने को फेयर बताना है, कितना किराया लगेगा बस का वो अपने को बताना है। तो अज्यूम कर लो, एक को एक्स एक को वाई ले लो। आप लिखोगे यहां पर लेट द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मल्लेश्वरम एंड टू यशवंतपुर। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूं, इसको नीचे ले लेता हूं। आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली, मतलब बस स्टैंड से मल्लेश्वरम तक का एक्स रुपीज है, एक्स एंड वाई रुपीज कर दो, रुपीज और कर लो, यहां पर ऐसा करो, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे किसका के रुपीज और लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एंड वाई रुपीज रेस्पेक्टिवली, इतने रुपीज हैं, ठीक है। तो मल्लेश्वरम तक का एक्स रुपए लग रहा है, यशवंतपुर का लग रहा है वाई रुपीज। 2 टिकट लिए हैं मल्लेश्वरम के। अब इसको देखते हुए हम लोग क्या इक्वेशंस बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। 2 टिकट लिए हैं मल्लेश्वरम के, तो 2x रुपीज हो जाएंगे। एक टिकट का x रुपए किराया लग रहा है, तो 2x रुपीज लगेंगे 2 टिकट के। एक टिकट अगर यशवंतपुर का लेते हो तो y रुपीज लग रहे हैं। 3 टिकट ले रहे हैं अपन इसके, तो 3 टिकट्स के लिए 3y रुपीज लगेंगे, और इक्वल में क्या आएगा? 46 इक्वल में है, ठीक है। इसके बाद अगर इसकी बात करें, 3 टिकट्स मल्लेश्वरम के हैं, 3 टिकट्स मल्लेश्वरम के हैं और एक टिकट मल्लेश्वरम का पड़ रहा है x रुपीज का, तो 3 टिकट्स पड़ेंगे 3x रुपीज के, ये हो गया 3x रुपीज का। और सेम ही एक टिकट यशवंतपुर का पड़ रहा है y रुपीज का, तो 5 कितने के पड़ेंगे? 5y रुपीज के, और वो कितने रुपीज का है टोटल? 76 रुपीज का, सॉरी 74 का। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। बस अपने को क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है और कोई काम नहीं है, अब सिंपल सॉल्व कर लेना है। इसने कुछ बोला भी नहीं है कि किस मेथड से करो, तो वैसे तो आप किसी भी मेथड से कर लो, आपकी मर्जी पड़े सब्स्टिट्यूशन से करो, आपको अच्छा लगता है एलिमिनेशन से करो, या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लो, कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे आंसर आएगा, सबसे सही आंसर आएगा, सब में फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीख रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मैं उसी से कर रहा हूँ अभी फिलहाल। आप किसी से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिस के लिए मैं उसी से करूंगा। और उसमें एक चीज ध्यान देने वाली थी कि इक्वल में 0 होना चाहिए, तो मैं इसको इस तरफ ले लूंगा और मैं इसको भी इस तरफ ले लूंगा, और नेक्स्ट पेज पे लिख करके इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखो ये बनेगा 2x + 3y = 46, तो 2x + 3y = 46 को -46 लिख लेंगे हम लोग, -46 इक्वल में 0। और नेक्स्ट है अपना 3x 5y -74, 3x + 5y -74 और इक्वल में 0। अब आगे का काम वही सेम, x डिवाइड समथिंग -y अपॉन समथिंग एंड 1 अपॉन समथिंग। क्या है इस समथिंग में? x को छुपाओ तो पता चलेगा।
3 इंटू -74, 3 इंटू -74 यहां पर आएगा, तो 3 इंटू -74, बीच में माइनस का साइन, 5 इंटू -46, 5 इंटू -46, तो 5 इंटू -46 ये आ गया। क्या किया हमने, यूं क्रॉस किया, फिर यूं क्रॉस किया और बीच में लगा दिया माइनस साइन, बस इतना ही काम है। सेम यहां पर करेंगे, इसको छुपा लिया अपन ने, यूं क्रॉस किया तो 2 इंटू इस 2 के साथ कौन मल्टीप्लाई में आ रहा है, माइनस का 74 मल्टीप्लाई में आ रहा है और बीच में माइनस साइन आ जाएगा। 3 इंटू -46, 3 इंटू -46 यहां पर बनेगा, ठीक है, 3 इंटू -46 ये बन गया। अब इसके बाद में अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 2 इंटू 5 ये आ गया, 2 इंटू 5 ये हो गया और 3 इंटू 3 ये हो गया, 3 इंटू 3 ये है, बीच में तो माइनस साइन लगाना ही है अपने को। इस तरह से सॉल्व करना है। सेम 3 इंटू -74, 5 इंटू -46, सॉरी 5 इंटू -46 आएगा ना, ये गलत, नहीं सही है, सॉरी 3 और 2 इंटू -74 हो गया, 3 इंटू -46 हो गया, सही है, करेक्ट है। तो ये इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और अब आगे जाकर के इसको बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी सारा हो गया अपने पास। तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, इसको आप लिख सकते हो x डिवाइडेड बाई भाई प्लस माइनस आएगा तो माइनस, ये बात तो समझ में आ रही है। अब 74 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, बस इतना काम बचा हुआ है। तो 4 इंटू 3 12 और बचा 1, 7 इंटू 3 21 एंड 1 22, 2 2 2 आ गया ये, माइनस 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 बेसिकली प्लस ही हो जाएगा। तो 46 इंटू 5 करना है, 46 इंटू 5 कितना आएगा, ये आ गया 0 और 23, 230 आ रहा है ये, इक्वल में माइनस वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, 2 इंटू 74, 2 इंटू 74 कितना आएगा, ये आएगा 148, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 46 इंटू 3 करना है, 46 इंटू 3 करेंगे तो 8 तो ये हो गया और 12 और ये 13, 138 आ गया। ऐसे ही लास्ट अगर इसकी बात करें 1/5 इंटू 2 10, 3 इंटू 3 9, बेसिक कैलकुलेशन हो गई लास्ट में तो एकदम। तो ये हो गया x अपॉन, इसको कैलकुलेट करें तो प्लस का 8 आ रहा है, और अगर माइनस के y अपॉन कैलकुलेट करें तो माइनस का 10 आ रहा है, और इक्वल में 1/1 आ रहा है। माइनस से माइनस यहीं पर कट कर लो, ऐसा करो तो ये x अपॉन में 8 इज इक्वल टू y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1 आ रहा है ये। इसको हम लोग उस तरफ सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा बन गया जो भी बन रहा है। एक बार तो आप x अपॉन 8 को 1 के इक्वल करेंगे, x अपॉन 8 को 1 के इक्वल करेंगे, एक बार y अपॉन 10 को 1 के इक्वल करेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा ये, और y इज इक्वल टू यहां पर 10 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। मतलब मल्लेश्वरम तक जाने का तो फेयर है 8 रुपीज और यशवंतपुर जाने का फेयर है 10 रुपीज। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से करना था, ठीक है। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पर भी इक्वेशन बनाना भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं था, इजी ही काम था। और इक्वेशन को सॉल्व तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली कर ही लिया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भारी सी इक्वेशन थी लेकिन कैलकुलेट होकर के यहाँ तक छोटी सी बन गया था। सब कुछ बड़े बड़े नंबर्स थे, कैलकुलेट होकर के छोटे बन गए, इजी हो गया आंसर। तो इस तरह से मतलब कर सकते हैं अपन, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, ये वाला हमारा एग्जाम्पल था 14। अब जो दो एग्जाम्पल्स बचे हैं 15 एंड 16, इस एक्सरसाइज में दो एग्जाम्पल्स और हैं 15 एंड 16। उन दोनों एग्जाम्पल्स में क्या करना है अपने को, उन दोनों एग्जाम्पल्स में 3.2 में जो हमने पढ़ा था वो यूज में लेना है आपको। 3.2 में हमने 3 फॉर्मूले सीखे थे। एक तो पैरेलल लाइंस के लिए सीखा था, एक हमने सीखा था कोइंसिडेंट लाइंस के लिए, एक इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमने सीखा था कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए सीखा था a1/a2। मैं आपको दिखाई देता हूं एक बार। हमने ये टेबल ही सीखी थी पूरी की पूरी, जिसमें दो इक्वेशंस ये होती थी इस तरह की, और इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस हमने सीखा था। ये पूरा सीखा हुआ है ऑलरेडी। इस पर बेस्ड लेकिन क्वेश्चन 2.2 के साथ में 2.5 में भी हैं, तो आपके सेम कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, अक्सर आते हैं, बहुत सारे बार, मतलब बहुत बार बोर्ड्स में आए हुए हैं। ऑलमोस्ट हर बार एक आधा क्वेश्चन इसका आ ही जाता है, ये मान के चलो बहुत बार। आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की बुक देखोगे, बहुत क्वेश्चंस आपको इस तरह के मिलेंगे, ठीक है। सो कंडीशंस आपके सामने है, ये कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है और ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है।
तो हम इन कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए चेक करेंगे कौन सी कंडीशन का क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली हो जाएगा वो सॉल्व। शुरू करते हैं। देखो नेक्स्ट ये हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 15, तो मैं यहां पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं इसका। देखिए क्या है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की बात करिए कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा क्या। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ये रहा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये वाली कंडीशन लगानी है। अपने को बोला है कि यूनिक सॉल्यूशन है तो p की वैल्यू बताओ। क्या बोला है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। p की किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगानी है, बस अपने आप p की वैल्यू मिल जाएगी, आपको अपने आप मिल जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। अपने पास है दो इक्वेशंस इस तरह की, और अच्छी बात यह है कि सारी फॉर्मेट में ही है, इस तरफ ले रखी है दोनों इक्वेशंस को हमने। तो ये 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमने क्या क्या निकाल सकते हैं, हम लोग a1 निकाल सकते हैं, b1 निकाल सकते हैं, c1 निकाल सकते हैं, a2 निकल जाएगा, b2 निकल जाएगा और c2 निकल जाएगा। देखो a1 है यहाँ पर 4, b1 है अपने पास p, c1 है अपने पास 8। कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, सेम पैटर्न नहीं कर रहा हूं मैं, कोई चेंज नहीं कर रहा हूं उसमें, है ना। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट भी, मतलब कांस्टेंट टर्म भी 2 ही है, सेम ही चल रहा है सब कुछ। तो अब हम यहां पर लिखेंगे कि सिंस पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन है तो देयरफॉर a1 अपॉन a2, कंडीशन क्या है इसकी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यही कंडीशन है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जो भी है आप तो वो लिखो, नॉट इक्वल भी है तो नॉट इक्वल में भी क्वेश्चन को चला सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। इक्वल की तरह ही चलता है, बस साइन नॉट इक्वल का आता है, इधर उधर अपन उसी तरह से लेके जाएंगे उसको, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, प्लस से माइनस में, माइनस से प्लस में, वैसे ही जाता है। a1 अपॉन a2 मतलब 4/2 इज नॉट इक्वल टू p/2, ठीक है। सो 4, ये 2 से 2 कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, और p की वैल्यू ये 4 इज नॉट इक्वल टू p आ गया, दैट मीन्स p इज नॉट इक्वल टू 4 आ गया। देखा जाए तो p इज नॉट इक्वल टू 4 है, मतलब 4 नहीं होना चाहिए p, 4 हुआ तो दिक्कत है। 4 के अलावा कोई भी वैल्यू ले लो, इनफाइनाइट आंसर्स हैं अपने पास में, कुछ भी लोगे तो कभी भी यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कुछ और नहीं आएगा। यूनिक सॉल्यूशन के अलावा कुछ और तब आएगा जब p की वैल्यू 4 ले लोगे। तो क्या आंसर है इसका, p इज नॉट इक्वल टू 4 के केस में यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। p इज नॉट इक्वल टू 4 का मतलब है p की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी ले लो, आपके पास यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से कभी कभी ऐसे आंसर आते हैं जो नॉट इक्वल के केस में भी देने पड़ते हैं। नॉट इक्वल के केस में बस यही मतलब होता है उसका कि वो वैल्यू नहीं है, बाकी सारी है। बाकी सारी मतलब 3, 5, 10, 11, -5, -√2, 3/7, कुछ भी 4 के अलावा लोगे आपका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल कहानी है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। इस तरह के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है अपने, और एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है ये देखो ध्यान से, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस किस केस में होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होता है आपका इस केस में। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कोइंसिडेंट लाइंस के केस में a1 अपॉन a2 इक्वल होगा b1 अपॉन b2 इक्वल होगा c1 अपॉन c2, सब कुछ इक्वल, उस केस में बनते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की कंडीशन बनानी है अपने को, और उस केस में k की वैल्यू निकालनी है। k आपके पास इधर भी दे रखा है, k आपके पास इधर भी दिया हुआ है, काफी सारा दे रखा है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया। कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा रहेगी कंपैरेटिवली। हम लोग स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखिए सॉल्यूशन में आप लिखोगे कि ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्मेट में है, ऑलरेडी इक्वल में 0 दे रखा है, तो अपने को बहुत ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं इन इक्वेशंस को वापस नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इनके लिए जो a1, b1 और c1 की वैल्यूज हैं इसके लिए, और इसके लिए जो a2, b2 और c2 की वैल्यूज हैं वो मैं जरूर यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, सो a1 की वैल्यू हो जाएगी k, b1 की वैल्यू हो जाएगी 3
और C1 की वैल्यू होगी माइनस में k माइनस 3, ठीक है। ऐसे ही A2 की वैल्यू होगी 12, B2 की वैल्यू होगी k और C2 की वैल्यू होगी माइनस k। ये हमने इन दोनों की वैल्यूज यहां पर लिख दी, दोनों से मतलब जो भी डेटा मिल रहा था वो लिख दी। अब हमें कंडीशन लगानी है और कुछ नहीं करना। तो यहां पर आप लिखोगे कि फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस A1 अपॉन A2 मस्ट बी इक्वल टू B1 अपॉन B2 मस्ट बी इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये होना चाहिए। सो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू माइनस k माइनस 3 डिवाइडेड बाई माइनस k। सो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास ये फाइनल स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, क्या कि k अपॉन 12 है, इक्वल में 3 अपॉन में k है और इक्वल में k माइनस 3 अपॉन में k है। क्लियर है? ये अपने पास स्ट्रक्चर है। हम लोग क्या करते हैं इस तरह की सिचुएशन में, दो दो इक्वल दिख रहे हैं तो दो दो इक्वेशन बनाने ही पड़ेंगे। आप चाहो तो इन दोनों को एक बार इक्वल कर लो और एक बार इन दोनों को इक्वल कर लो सेपरेटली, या फिर इन दोनों को कर लो और इन दोनों को कर लो। किसी भी दो को इक्वल करके, मतलब दो इक्वेशंस बनानी है अपने को, एक बार तो इन दोनों को, एक बार इन दोनों को कर लो, बेटर रहेगा, उससे इक्वेशन बन जाएगी अपनी। तो मैं वही काम कर रहा हूं। तो एक बार मैं इन दोनों को लूंगा और एक बार मैं इन दोनों को लूंगा, है ना। आप ऐसा भी कर सकते हो, इसी को दोनों के साथ ले लो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, उससे भी दो अलग अलग इक्वेशंस बन जाएंगी। तो कैसे भी दो इक्वेशंस निकालोगे आप, दो इक्वेशंस कोई सी भी लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनल आंसर में, है ना। इन दोनों को ले रहे हैं तो क्या बनेगा, देखो ये बनेगा k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन में k, और ये बनेगा 3 अपॉन में k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में k, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, k इधर लेके आ जाएं तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3 36। तो यहां से k की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट में 36 और ये हो गया प्लस माइनस 6 के इक्वल, k की वैल्यू प्लस माइनस 6 के इक्वल हो गया। क्लियर है? इसके बाद अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बनेगा अपने पास, ये k इधर आ जाएगा, ये हो गया 3k और इक्वल में ये k इधर आ जाएगा तो k इंटू k माइनस 3। क्लियर है? अब यहां पर 3k इज इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो k स्क्वायर माइनस 3k बन रहा है, k स्क्वायर माइनस 3k बन रहा है। और पूरा का पूरा अगर एक तरफ ले लेते हैं अपन, क्योंकि फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा, ये 3k आपको उस तरफ लेना ही होगा, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k और अगेन माइनस 3k, दैट मीन्स k स्क्वायर माइनस 6k हो गया। और यहां से आप कॉमन ले सकते हो, मैं अगर इसको इस तरफ लिख लूं एक ही बात है, k अगर कॉमन लेते हो इनमें से तो k माइनस 6 बनेगा और इक्वल में 0 इधर लिखो या इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल में 0 आ गया। तो यहां से तो k की दो वैल्यूज आई, प्लस 6 और माइनस 6। इसको मैं यूं कर देता हूं, जगह की शॉर्टेज के हिसाब से मैं इधर कर लूंगा। तो ये दो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स आ गए। पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, एक तो k की वैल्यू हो गई 0, एक बार k माइनस 6 की वैल्यू हो गई 0, k माइनस 6 की वैल्यू हो गई 0। हमने पॉलिनोमियल्स में इस तरह का फॉर्मेट सीखा था, जब इस तरह का पॉलिनोमियल आ जाता है तो हम क्या करते हैं, कॉमन लेकर के दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल करते हैं। वही काम कर रहे हैं इक्वेशंस में भी, k को 0 के इक्वल किया, k माइनस 6 को 0 के इक्वल किया, इससे तो एक वैल्यू आ गई 0, इससे एक वैल्यू आएगी प्लस 6, ठीक है, प्लस 6। तो हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या हुई, ये प्लस 6। कैसे? क्योंकि पहले वाले फॉर्मेट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहां प्लस 6 भी आ रहा है और माइनस 6 भी आ रहा है, दो आंसर्स हैं। यहां पर आप देखो तो 0 है और 6 है, आंसर दो है, यहां पे दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, 0 एंड 6 आ रहे हैं। तो कॉमन आंसर कौन सा हुआ, 6 हो गया ना। यहां पर भी ये प्लस 6 है, यहां पर भी प्लस 6 है, तो यहां पर फाइनल k का वैल्यू जो लिखोगे आप लिख दोगे कि k का वैल्यू जो आ रहा है फाइनल, वो k का वैल्यू फाइनली 6 के इक्वल आ रहा है। दोनों से जो कॉमन आंसर आ रहा है वो फाइनली यहां पर आंसर आता है, ठीक है।
ये ओवरऑल सिचुएशन है, ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है कि इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस तरह के ही क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। एक्सरसाइज में इस तरह के आई थिंक 3 क्वेश्चन शायद मिलेंगे आपको। पार्ट्स में भी दे रखे हैं, एक क्वेश्चन को तो पार्ट में भी किया हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, होते भी छोटे हैं, कुछ नहीं करना, आपको 3 फॉर्मेट्स याद रखने हैं, जो फॉर्मुलेज अपने मेन है 3 वो आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। बेसिक सी कैलकुलेशन होती है, बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सो होपफुली आप लोग ये वाले क्वेश्चन तो कर ही लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। वो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की जल्दी उसको भी। आप होमवर्क में एक बार 3.5 एक्सरसाइज ट्राई करें। इसको करने के बाद ये जो अपन ने आज सीखा है उसके बाद 3.5 एक्सरसाइज आपको आ जानी चाहिए। वैसे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाने चाहिए, पूरे नहीं तो वो आप ट्राई करो। जिनमें भी दिक्कत आएगी, जिनमें भी परेशानी आएगी आपको, नेक्स्ट लेक्चर में वैसे भी अपन लेने वाले हैं, तो वहां से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।